नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की पेटियां जब 3 दिसंबर को खुली, तब जनता का मतरूपी आशीर्वाद बीजेपी को मिला। 199 में से 115 सीटों पर पार्टी को उम्मीद से कहीं अधिक प्रचंड जीत मिली। राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह पीएम मोदी के फेस को सामने रखते हुए चुनाव लड़े भी और जीत भी हासिल की। तीनों ही राज्यों में भाजपा हाईकमान ने नया प्रयोग करते हुए सभी कयासों को झुठलाते हुए नए चेहरों को प्रदेशों की कमान सौंपी। यहां तक तो सब ठीक था, नए चेहरों ने भी नए प्रयोग शुरू कर दिए। इसी प्रयोग में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। करणपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम घोषित हो गया। यहां कांग्रेस को जीत मिली, वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत के चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इस सीट से बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया। इससे पहले बीजेपी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को ही उम्मीदवार बनाया था। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट को जीतने का बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक आखिर विफल साबित हुआ। बीजेपी का चुनाव जीतने से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने का दांव काम नहीं आया और मतगणना में टीटी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 12,570 मतों से पराजित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों सुरेंद्र पाल सिंह को चुनाव लड़े बगैर ही स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया, जिन्हें 4 मंत्रालय दिए गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल किया। उन्होंने इसे बीजेपी के आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इधर माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह को उनके पिता के निधन की सहानुभूति मिली है, जिसके कारण टीटी को मंत्री बनाए जाने का दावा भी उल्टा पड़ा। लोगों ने टीटी को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। दरअसल उपचुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रयोग पहली बार हुआ है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसको मंत्री भी बना दिया जाए। और क्या इसे 2024 के पहले का लिटमस टेस्ट माने, जब वसुंधरा को साइडलाइन करने का खामियाजा हो सकता है। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी, मंत्री पद बंद होगा। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूँ कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव का। जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी, उनके नाम बदलने का या जो रोज़गार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहाँ की जनता ने दी है। ये उनका परिवार है। भाई रुपिंदर सिंह कुन्नर 12,600 मतों से वहाँ से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं। कांग्रेस के प्रति जनता का जो विश्वास है उसकी जीत है। राजस्थान में 1 महीने में जो वातावरण बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ ये जनादेश है। तो आपने देखा जिस तरह से जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार ने इन 1 महीने में कुछ भी ऐसा खास काम नहीं किया जिससे जनता का विश्वास बरकरार रख सके। और यह भी कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि हमारी ताकत अभी कम नहीं हुई है, जो जनता में हमारा विश्वास है वो अभी भी बरकरार है और ये जीत उसका प्रमाण है। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुभदेश सिंह चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार विकास आर्य जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले मदन प्रजापत जी, जो आप लोग ने यहाँ पर एक रास्ता निकाला था, क्योंकि अक्सर ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई ऐसा शख्स
जो आपका प्रत्याशी है अभी चुनाव उसको लड़ना है कुछ ही दिन बाद, लेकिन आपने उसको मंत्री बना दिया और ऐसा माना जा रहा था कि मंत्री बनने के बाद बहुत आसान जीत होगी श्रीकरणपुर में, लेकिन इसके उल्टा हो गया। 12,000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा। जो तरीका आपने यहां पर अपनाया था या फिर जो स्ट्रेटेजी आपने चली थी वो यहां पर फेल हो गई। नहीं, देखिए, ये सबसे पहले तो जनता जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं हार को स्वीकार करते हैं। मेरी आवाज ही को और थोड़ा सीखा नहीं आवाज को। जी हम कर रहे हैं, आवाज लेकिन आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जो जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो भी हमको विपक्ष में बैठने के लिए दिया है करणपुर में, तो हम विपक्ष में बैठ के और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मंत्री बनाने के कारण किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप मंत्री या आचार संहिता का उल्लंघन हो। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो गुरमीत सिंह ने वहां पे जो काम किए थे, तो जनता से जो उनका स्नेह था, उस स्नेह के कारण सहानुभूति के चलते हुए ये जीत हुई। तो मैं जीत के लिए कांग्रेस और बधाई देता हूँ। लेकिन सरकार एक जिस तरीके से अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी को और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को इस तरीके की बात करना है, जनता की योजनाएं बंद कर रही है, जनता का विश्वास। मदन जी थोड़ी सी समस्या आ रही है आपके आवाज में, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। सुखदेव सिंह चौहान जी, जिस तरह से यहां पर माना जा रहा था कि जिस तरह से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री बना दिया गया, स्वतंत्र प्रभार उनको दे दिया गया, ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान यहां पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि विधानसभा के जो लोग हैं वो एक मंत्री को इस तरह से नहीं हराएंगे। लेकिन यहां पर 12,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति, या फिर जनता ने क्या सोच समझ के आप लोग को जिताया यहां पर? देखिए, ये जो जीत है वो स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी के जो कार्य है और जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही है उनके कार्यों को समर्पित ये एक जीत है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो 26 जी थे वो 24 जी बनने चले थे और ये दुबे जी बन करके वापसी आ गए हैं। और रही बात है ये पर्ची, अब इनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पर्ची से आप मुख्यमंत्री मंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन विधायक जो है वो जनता से बनाए जाते हैं। तो जनता ने ये साबित कर दिया कि हम ही वो लोग हैं जो विधायक बनाते हैं। आप पर्ची से भले ही मुख्यमंत्री या मंत्री बना लीजिए। दूसरी बात ये कही जाएगी कि इन्होंने सारे नियम कायदे कानून ताक पे रख करके और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से मंत्री पद दिया गया बिना चुनाव लड़े हुए एक उम्मीदवार को, तो वो जनता ने बता दिया। जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। जनता राजस्थान की जो जनता है वो विकास के कार्यों पे मुहर लगाना चाहती है। जिस तरीके से लगातार भजनलाल सरकार एक पर्ची वाले सीएम साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं का लगातार नाम परिवर्तित कर रहे थे, आज जनता ने उन मंत्रियों का नाम ही चेंज कर दिया। ये जो जीत है ये जीत को समर्पित जीत है। साथ में श्रीकरणपुर विधानसभा के जितने भी नागरिक है ये उन नागरिकों को ये जीत समर्पित जीत है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर विकास आर्य जी लगातार यहाँ पर आप विपक्षी पार्टी सरकार को घेरेगी, बीजेपी सरकार को घेरेगी, बीजेपी पार्टी को घेरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक हार हुई है और जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है, आप इसको किस तरह से आकलन करते हैं? बीजेपी लगातार जीतने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ये इसका रिफ्लेक्शन ये आम जनता को वो समझ नहीं पाई। आम जनता से मतलब ये है कि जब जी विकास जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मदन प्रजापति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी विकास जी, आई आपकी आवाज अभी आई, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, आ रही है आवाज ना? जी कंटिन्यू कीजिए। जी बोलिए। जी मदन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। विकास जी से मैं बात मंत्री पूरी कर बनाने लेता से हूं। जो भाजपा ने जो मंत्री पूर्व में बना दिया विधायक बनने से पूर्व, तो उसमें जो पूर्व वहां के जो श्री गंगानगर या संगरिया जहां से भाजपा जीती है, वहां के जो भाजपा के संगठन के लोग हैं वो बड़े खिन्न थे। तो संगठन का भी एक ये मामला है कि संगठन ने भी इनका साथ नहीं दिया ढंग से। और चूंकि कुन्नर साहब की छवि बहुत अच्छी रही है, कोई खराब कभी भी उनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है,
इस वजह से उनको इस चीज का फायदा मिला, उनके बेटे को फायदा मिला। ये कह सकते हैं कि उसमें उनका मृत्यु का होना और उस वजह से उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप एक जनता ने उनको वो दिया। लेकिन ये केवल एकमात्र कह देने भर से कुछ नहीं होता। संगठन बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पा रहा था टीटी साहब का, लेकिन मंत्री बनाने के बाद और संगठन का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो आदेश दे रहा था कि ये काम करो, लेकिन अंदर खाने ये सारे जने खिन्न थे कि ये क्या हुआ कि बिना विधायक बने हुए मंत्री बन गया और हम वैसे ही बैठे रह गए। तो ये थोड़ा सा अंतर तो आया है संगठन के अंदर भी, और ये शुरुआती दौर अच्छा नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है, 1 महीना हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल मदन जी, क्या संगठन ने साथ नहीं दिया? और अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता तो एक आपकी प्रत्याशी की हार होती, लेकिन अगर किसी मंत्री की हार होती है यहाँ पर तो सीधे सरकार पर यहाँ पर सवाल उठता है कि शायद सरकार से जनता खुश नहीं है, इसलिए आपके मंत्री को हरा दिया। क्या बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी आपने मंत्री बनाने में? और क्या संगठन ने आपका साथ नहीं दिया श्रीकरणपुर में? नहीं, ऐसा नहीं है संगठन ने साथ नहीं दिया, ये गलत विश्लेषण है। संगठन ने पूरा साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होता है संगठन के लिए, और अब किसी को भी चुनाव में टिकट मिले या कोई व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में उसको दायित्व मिले, उस दायित्व का निर्वहन हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से करता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन आपने जो कहा है कि जल्दबाजी मंत्री बनाने के लिए, जल्दबाजी नहीं है। इस क्षेत्र में जिस तरीके से पेयजल पानी की समस्या रहती है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, तो इसलिए इस क्षेत्र का हम चाहते थे अधिक से अधिक विकास हुए, और विकास के चलते हुए हमने मंत्री बना दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 दिन पहले बनाना था। 6 महीने जो कानून में है कि चुनाव मंत्री बनने के बाद में 6 महीने तक आप चुनाव लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन जब चुनाव होने थे, मैं वही कह रहा हूं, जब चुनाव होने ही थे कुछ दिन बाद, तो मुझे लगता है शायद 15 से 20 दिन का अगर और इंतजार कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15-20 दिन, क्योंकि देखिए जो विकास कार्य थे वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सरकार के पास पावर रहती है, सरकार तो विकास कार्य कर ही सकती है। मैं वही कह रहा हूं, अगर अभी हार होती, अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता तो एक बीजेपी प्रत्याशी की हार होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है यहां पर सरकार की हार हुई है, क्योंकि मंत्री अगर हारे तो सीधे सरकार की हार होती है। संक्षेप में जवाब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस में कितने मंत्री आ रहे हैं, महेश जोशी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये मैं ये कह सकता हूं कि अभी कोई सरकार का विश्लेषण एक सीट से किसी सरकार का विश्लेषण नहीं होता। कभी ये जितनी भी हम कि हम जो चुनाव लड़ते हैं उसमें सहानुभूति हमेशा मिलता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसमें सहानुभूति का लहर होती है। और गुरमीत सिंह कुन्नर जी का वहां पे अपना एक ओरा था, अपना एक वहां पे वो था, तो उस वजह से उनके जो कार्य थे, उनकी जो छवि थी, उसके हिसाब से ठीक है, आप कह रहे हैं कि सहानुभूति के कारण यहां पर कांग्रेस को जीत मिली। ठीक है, लगातार इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन जीतने के बाद रुपिंदर सिंह कुन्ना ने क्या कुछ कहा वो भी हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। जिस परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा जा रहा था, कि जो भाजपा की सरकार बन गई थी, उसके बाद जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी की सभा की वो फेल होगी, उप मुख्यमंत्री जी की रोड शो की वो फेल होगी, फिर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए जो इन्होंने मंत्री पद दिया, तो लोगों में उस चीज़ का बहुत रोष था। अभी हमारे मत का दान नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, पहले मंत्री पद दे दिया है, तो काफ़ी रोष था इसके लिए। ठीक है, तो जिस तरह से रुपिंदर सिंह कुन्ना ने जीत के बाद यहां पर प्रतिक्रिया दी कि एक रोष था यहां पर। सुखदेव सिंह चौहान जी, क्या सहानुभूति का यहां पर आप लोग को फायदा मिला, या फिर 1 महीने के अंदर जिस तरह से यहां पर कहा जाता है कि जब उपचुनाव होते तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को फायदा मिलता है, सरकार प्लस में रहती है, तो जीतने के बाद यहां पर खासकर हम श्रीकरणपुर की बात कर ले, यहां पर जनता में 1 महीने के अंदर वो विश्वास नहीं बना पाई, या फिर जो विश्वास बना हुआ था वो यहां पर फेल हो गया, और इसका असर अब लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। तो 2 सवाल मेरे कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, और सहानुभूति के कारण कांग्रेस की यहां पर प्रत्याशी जीते हैं? भागीरथ जी, देखिए बात क्या होती है कि जब भी उपचुनाव होते हैं, विगत जो सरकार है, गहलोत सरकार में देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार में कितने उपचुनाव हुए, वहां पे हमारा जो जीत प्रतिशत था वो लगभग 90% जीत प्रतिशत था। और आज जैसा कि ये चुनाव परिणाम आया है, उस चुनाव परिणाम ने ये बिल्कुल जगजाहिर इस बात को कर दिया है, और इस बात की मोहर लगा दी है कि लोगों ने 1 महीने में ही समझ लिया। नहीं, लेकिन मदन जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट से आपको सरकार की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वही चीज कह रहा हूँ। अरे भैया प्रजापति जी रुक जाइए। भागीरथ जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप देखिए, क्या आरजीएचएस के अंदर इलाज हो रहा है, क्या चिरंजीवी योजना के अंदर इलाज हो रहा है,
आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं हो रहा, जो जो पेंशन करता है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी इन्हीं के मंत्री, चिकित्सा मंत्री नए नए बने हैं, उनके कल का परसों का बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सब चीजें सरकार नहीं कर सकती। अरे तो भैया सरकार नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? मतलब इनका जैसे ही सरकार में आना हुआ उसके बाद में ये आम जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे उनसे उन्होंने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। और ये जो चुनाव परिणाम इस बात को सिद्ध करता है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो आम जन के विरोधी है। अभी राजस्थान की हालात कुछ ऐसी है जैसे केंद्र शासित प्रदेश की हालात होती है, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से संचालित है। जब पर्ची आती है तो मुख्यमंत्री बनता है, जब पर्ची आती है तो कोई मंत्री बनता है। तो ये पर्ची वाली सरकार है, और इस पर्ची वाली सरकार को जनता ने पर्ची दिखा दी है। जिस सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को ये मंत्री बना के लाते हैं, उसी सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को जनता ने टीटी अर्थात टाटा बाय बाय कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हमेशा आम जन के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। वो इस तरीके के जो उन्मादी मुद्दे हैं उनको नहीं लेके आती है। हमने भी विधानसभा चुनाव की बात करें, और आपने जैसे कहा कि लोकसभा जो चुनाव होगा वो कांग्रेस आम जन के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे होंगे महंगाई के। महंगाई जो लगातार 9 साल से इनकी सरकार बढ़ाती जा रही है, मोदी सरकार। हम लड़ेंगे बेरोजगारी के ऊपर। जो बेरोजगारी का मुद्दा जिस कदर पूरे भारत वर्ष में छाया हुआ है, युवा बेरोजगार है, हम उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी ये जो चुनाव था, ये चुनाव मैं फिर कह रहा हूं, स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर के कार्यों को समर्पित चुनाव था। ये उनके जो जन विकास के जो कार्य थे उनको समर्पित की भावनाओं से जनता ने वोट दिया है। अब आप आते हैं, आने के बाद में आपके मंत्रियों को नहीं पता है, आपके सीएम का नहीं पता है। अभी तो ये क्या है, हनीमून पीरियड में चल रहे हैं। अभी तो ये जिसे कहते हैं ना साफा बांधना, स्वागत सत्कार, अभी तो इनसे इनको फुर्सत नहीं मिल रही है। तो आम जन के मुद्दों को तो कब ये उन चीजों पर लेके आएंगे? जो भी सरकार ने कार्य योजना चलाई थी आम जन के हितों के लिए, उनके ये नाम बदल रहे हैं, और आज जनता ने मंत्री का नाम बदल दिया। ये होती है लोकतंत्र की सच्ची जीत। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप संवैधानिक संस्थाओं का कितना भी गला घोट ले, आप संवैधानिक संस्थाओं का कितना भी दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता आपके इन कृत्य का जवाब देगी। आप ठीक है। तो जनता ने यहाँ पर अपने मतों से जवाब दिया, ठीक है। लेकिन विकास आर्य जी, ठीक है विकास आर्य जी, क्या इसको इस तरह से भी इसका विश्लेषण किया जाए कि आपने भले पहली बार के जो विधायक जीते उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया और बहुत सारे फेरबदल देखने को मिले सरकार में, लेकिन संगठन पर जो पकड़ थी वसुंधरा राजे सिंधिया की, उनको साइड करने का यहां पर खामियाजा देखने को मिला, क्योंकि संगठन यहां पर एकजुट नहीं हो पाया, इसलिए उपचुनाव में यह हार देखने को मिली, और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी होगा। बिल्कुल होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनता जो है केवल एक माध्यम है आपको अपने पक्ष को रखने का। लेकिन अगर सरकारें कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर अपने उन चीजों पर नहीं खरी उतरती तो जनता बहुत बारीकी से अवलोकन कर रही होती है कि क्या करना है उनको। लेकिन ये हर चीज के अंदर, क्योंकि अब केवल थोपने वाली प्रवृत्तियां जो पार्टियों में चल पड़ी हैं कि मैं सही, लेकिन जनता के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। सब अपने पक्ष को लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जवाबदेही के समय सब अपने पक्ष बता भी रहे हैं। अभी कांग्रेस वाले भी बता रहे थे, ठीक है, बिल्कुल जनता तो यहाँ पर आकलन करेगी विकास जी, लेकिन क्या जिस तरह से मैं जो मेरा सवाल था कि यहाँ पर एक बार के जो विधायक हैं बने हैं भजन लाल, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और केंद्र नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरोप लगाता है विपक्ष की पर्ची के कारण या पर्ची से यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्या संगठन में वो मजबूती नहीं हो पा रही है? क्या संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है कि संगठन के जो निचले स्तर के लोग हैं उनको लग रहा है कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है या फिर जो मुख्यमंत्री बनाए गए ये केंद्र की तरफ से बनाए गए, ऊपर से बनाए गए, इसलिए जमीनी स्तर पर संगठन उस तरह से मजबूत यहां दिखा नहीं दे रहा है, इसलिए उपचुनाव में यह हाल हुआ है, बीजेपी हार गई है। अभी 1 महीने पहले ही बीजेपी की सरकार बनी, और यही इसका खामियाजा 2000 जो अभी कुछ ही महीने बाद यहां पर लोकसभा चुनाव होने वाले उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल फर्क पड़ा है, क्योंकि जब सरकारें चलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, आम जनता भी होती है, तो वो ये सोचती है कि मैं विश्वास कैसे करूं, क्या पता पहली बार वाला व्यक्ति उस चीज पे खरा उतर पाए कि नहीं उतर पाए। आम जन के बीच में एक सवाल तो उठता ही है, और ये विषय तो बनता है बार बार, और उठेगा भी इसमें। लेकिन हालांकि ये जो पर्ची वाली प्रक्रिया या ये बातें करी गई हैं, इसमें जैसे इंदिरा गांधी के समय में भी ये था कि जब उन्होंने कहा कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, बनाए भी गए, लेकिन वो काफी प्रैक्टिकल थे, या काफी एक तरीके से ये माना जाए कि आ रहा हूं मदन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। काफी अपना कार्य के प्रति काफी अनुभव था, लेकिन यह पहली बार संगठन से सीधे बनाना मुख्यमंत्री, ये भी बड़ा अचंभित तो करा ही है सबको। लेकिन
पार्टी के अंदर एक खासियत ये भी है कि ये लोग सब रिसीव भी कर लेते हैं, मान भी लिया भाजपा ने कि भाई अपने को जो मुख्यमंत्री बने ठीक है, आप कह रहे मान भी लिया, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव में ये देखने को नहीं मिला। मदन प्रजापति जी, क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे को साइड करना यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है? और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर 2024 में जो आप लोग सारी की सारी सीटें जीतने का प्लान बना रहे हैं वो कैसे जीतेंगे? देखिए मेरी बात सुनिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म समय का मैं माफी चाहूंगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय बाकी है, इसमें आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। बोलिए नहीं दे रहे मेरे को, आप भाषण देने के लिए प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है ये। अब दूसरी चीज ये बताइए आप मेरे को कि आप कह रहे बार बार कह रहे वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन ऐसे नहीं किया जाता। वसुंधरा राजे जी हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की। साइडलाइन किनको किया जाता है? जो 5 साल तक सचिन पायलट के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं और दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मेरे मित्र अभी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अभी ये हो गया वो हो गया, चुनाव हनीमून चल रहा है। 1 महीने में इनको हनीमून लग रहा है। अरे 5 साल तक राजस्थान में अशोक गहलोत कुंभकर्णी नींद के अंदर सोता रहा। एक कुर्सी की पिछातान, एक कुर्सी पे सचिन पायलट, एक कुर्सी पे अशोक गहलोत, और जनता भुगतती रही। महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे, युवाओं का पेपर के मंत्री खा गए आप। और तीसरी चीज, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई दर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। 2018 के अंदर राजस्थान की बेरोजगारी दर 5.5% थी, जिसको 32% ले जाने का काम कांग्रेस सरकार ने कर दिया। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ सभा रखते हैं राहुल गांधी महंगाई के ऊपर और भाषण देते हैं हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। ना आपको महंगाई से मतलब है, ना आपको महिला से मतलब है। नहीं ठीक है, चलिए समय भी समाप्त हो गया, मैं माफी चाहूंगा, समय भी समाप्त हो गया मदन जी। लेकिन देखिए मैं आपसे कहूंगा, आप कह रहे थे देखिए यहां पर अब आकलन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हार आपकी हुई है, और हार की वजह क्या है इसका भी आकलन करना पड़ेगा। क्योंकि 1 महीने पहले जहां पर आपकी सरकार बनी थी, आपके बहुत सारे विधायक जीत कर आए थे, 1 महीने बाद उपचुनाव में अगर आपकी हार होती है और मंत्री की हार होती है तो आकलन आपको करना पड़ेगा। कौन भाषण दे रहा है, कौन तर्क दे रहा है, यह भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लगता है सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, आपको शांत होकर आपको आकलन करना होगा कि हार की क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मदन प्रजापति जी, सुखदेश सिंह चौहान जी और विकास आर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई यहां पर 1 महीने के बाद जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने यहां पर एक प्रत्याशी जो अभी चुनाव भी नहीं जीता या चुनाव नहीं लड़ा है उसको मंत्री बनाया गया, और एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा था कि श्रीकरणपुर में जीत तय मानी जा रही थी बीजेपी की, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट आया चौंकाने वाला आया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 12,000 मतों से जीते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखना होगा इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पर्ची वाली सरकार है, जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है, इसमें बीजेपी की सरकार किस तरह से जवाब देती है और आगे क्या कुछ जनता किस तरह से किसको सपोर्ट करती है भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।